फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस लगा रही हैं दूसरे आदमी के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ मैरिड वुमेन। जी। ओके। अब एक केस है जहाँ पर एक औरत है जो अपने हस्बैंड से उसका डिस्प्यूट चल रहा है, अलग रह रही है। वो दिल्ली में आती है और एक कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करती हैं, ठीक है? जी। वहाँ पे वो बहुत एक यंग लड़के से मिलती है जो 12th क्लास में है, ठीक है? अच्छा। और उसके उसके दिस साथ इज अ रियल केस। दिस इज़ अ रियल केस। ओके। और वो उसके साथ वही मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है और उनके बीच में कंसेंशुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। वो मैरिड वुमेन के, और ये 12वीं 12वीं क्लास के बच्चे। के लड़के ठीक के है। साथ, ठीक है? और वो उस लड़के को बोलती है कि मतलब अपनी एज काफ़ी कम करके बताती है और ये नहीं बताती कि मेरा मेरा मैटर चल रहा है, मेरा डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड के साथ और मैं मैरिड हूँ। लेकिन वो लड़के को पता लग जाता है एक बारी जब वो लड़की फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो लड़का कन्फ्रंट करता है दैट यू लाइड टू मी, यू आर प्लेइंग अराउंड विद मी, और उसको समझ में आती हैं चीज़ें एंड ऑल दैट। तो जब वो ये सब चीज़ें कन्फ्रंट करता है, तो वो लड़का टेक्निकली जो था, ये एक पॉक्सो का केस है बिकॉज़ वो लड़का खुद 18 साल से 18 कम से का है। नीचे था। वो पुलिस स्टेशन में जाता है, उसका केस नहीं लिया जाता, लड़के का। लड़के का, ओके। ठीक है? और वो लड़की थाने में जाती है, वो एक ऐसी एफआईआर मनगढ़ंत कहानी के हिसाब से बनाती है, जहाँ पे वो कहती है कि मेरे हस्बैंड और उसकी जो मदर हैं, जो इसकी मदर इन लॉ है और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो इसके ऊपर प्रेशर डालते थे कि तू योगा सीख के योगा क्लासेस शुरू कर और पैसा कमा। अच्छा। प्रेशर डालते थे मेरे ऊपर। इस वजह से मैं यहाँ पे गई और ये लड़का इनके जान-पहचान का था जो इन्होंने प्लांट किया, और ये जो लड़का था 12वीं का, ये मुझे अपनी बुआ के घर लेकर गया जहाँ पर इसकी मम्मी और बुआ थी, जिन्होंने मुझे कोई ऐसी दवाई दे दी। चाय पिलाई जिसके अंदर कुछ मिला हुआ था। जैसे ही मैंने वो चाय पी, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद ये जो लड़का था, ही रेप्ड मी एंड देयर ओह! इज़ एन एफआईआर। देयर इज़ एन एफआईआर जहाँ पर हस्बैंड को भी रोप इन कर लिया गया है, इस लड़के की फैमिली को भी रोप इन कर दिया गया है, इसकी सास को बुआ भी, और उसकी माँ को भी रोप इन कर और दिया अपनी गया है खुद की सास को भी। और अपनी खुद की सास को भी। तो ये सर किसी ने बनाई होगी ये कहानी, ये कोई ऐसे मेरे जैसा, मतलब कोई भी नहीं बना सकता ये कहानी। समबडी वुड हेल्प हर मेकिंग दिस स्टोरी, नो? किसी ने, कोई जिसको लीगल समझ में आता है, उसने हेल्प करी होगी उसकी कहानी बुनने में। बट ये बहुत एक्सट्रीम नहीं है? ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो वो लड़के का क्या हुआ? वो तो 18 साल से नीचे ही था। हाँ, उसका वही तो बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर महिलाएँ जो कि का मैं आपको एक और केस बताता हूँ। हम्म। हमारे कुछ सालों पहले हमारी हेल्पलाइन पे आया था। 19 साल का लड़का था, जस्ट अबव 18, नॉट इवन 19, ही वाज़ जस्ट अबव 18, ही वाज़ सुसाइड जब उसने हमारे को कॉन्टैक्ट किया, और हम्म। बहुत ही वेल टू डू फैमिली से था, बहुत ही कनेक्टेड फैमिली से था, और किसी साइकोलॉजिस्ट ने हमारे साथ उसको कनेक्ट कराया था। उसका 4 औरतों ने, जो कि उससे दुगनी से भी ज़्यादा उम्र की थी, गैंग रेप किया था उस लड़के का। दे स्ट्रिप्ड हिम ऑफ, उसकी पिक्चर्स ली गई और उसके साथ लिटरली उस लड़के के साथ 4 औरतों ने रेप किया। अब ये ये भी बात सुनी नहीं जाती, मतलब हाँ, लड़कों का रेप कैसे हो सकता? हाँ, कैसे हो सकता, मतलब ये, इज इट अ रियल केस? हाँ, दिस इज़ अ रियल केस। नो, मतलब लेकिन। बिकॉज़ रेप इज़ नॉट जस्ट अबाउट पेनिट्रेटिव सेक्स। हम्म। मैं रेप के कानून के ऊपर आऊँगा जो 2013 में ये सब बदलाव हुए। हम हमेशा सोचते हैं कि जो हम मूवीज़ में देखते थे रेप हुआ हम्म। है, उसका एक बहुत बड़ा एम्बिट है ओके। एक्ट्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑफेंस ऑफ रेप। हम्म। अब इस लड़के के साथ जो भी किया गया, उसके बाद वो इतना ट्रॉमेटाइज़ था, जस्ट बिकॉज़ वो 18 साल से ऊपर का है, उसके लिए कानून नहीं है। क्योंकि पॉक्सो जो है एक्ट, वो सिर्फ़ 18 से नीचे 18 के। से नीचे के लिए है। तो तो अब इसके लिए कोई कानून नहीं है? जो कि ये रिकॉग्नाइज करे दैट मैन कैन आल्सो बी रेप्ड इन अदर कंट्रीज। हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं ग्लोबली। दूसरी कंट्रीज में जो रेप के कानून है वो जेंडर न्यूट्रल हैं। हम्म। वहां पर चाहे आदमी के साथ हो चाहे औरत के साथ हो, कानून के लिए बराबर है, जस्टिस दोनों के लिए बराबर है। तो सर क्या ऐसा है कि जैसे इंडिया में पहले एम्पावरमेंट बिल्कुल ही कम थी, विमेन एम्पावरमेंट, एंड लास्ट 10-12 सालों की ये एम्पावरमेंट की जो है सारी गेम है कि एम्पावरमेंट आई है, पिछले 20 साल आई होगी, 25 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एम्पावरमेंट बढ़ती गई, जिसकी वजह से सुसाइड भी वो जो है 50% का 80-20 हो गया। लेकिन लॉ उस तेज़ी से, जैसे एम्पावरमेंट ऊपर जाती गई, लॉ उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रहे, और उसकी वजह से वो टूल बन रहे हैं फॉर पीपल टू यूज़ इट। डू यू थिंक देखिए दिस इज़ द केस? देखिए
लॉज़ जो हैं वो हमेशा इवॉल्विंग होने चाहिए। हाँ, जो कि जैसे-जैसे सोसाइटी बढ़ रही है उसी हिसाब से कानून में भी बदलाव होने चाहिए। हाँ, हमारे जो कानून बनाए गए थे जिस समय जैसे मैंने आपको बताया कि डाउरी के लॉ 1961 में बनाए गए हुँ, थे, उससे पहले। अभी 2023 में कानूनों में फेरबदल हुआ, ठीक ठीक है? है, हमारा नए क्रिमिनल लॉज़ आए, आईपीसी की जगह बीएनएस, बीएनएस ने ले ली, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस ने ले ली। ओके, नए कानून आए, लेकिन ऑलमोस्ट जो ये सारे ऑफेंसेस हैं, ये कॉपी पेस्ट ऑफेंसेस थे, ठीक है? अच्छा, ठीक है? इनमें इनमें कुछ चेंज इसमें नहीं कोई हुआ? चेंज नहीं आया। जो 498 ए था वो सेक्शन 85 बना दिया गया। उसको ना ही उसको कोई बेलेबल बनाने की डिमांड हो रही थी कि उसका अब्यूज़ रोका जा सके। उस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात होती थी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि दिस इज़ अ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी। ये एक अपॉर्च्युनिटी थी कि उन कानूनों को ठीक किया जा सके, लेकिन नहीं ठीक किया। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों नहीं किया सर? देखिए, क्यों नहीं किया तो मैं आपको बताऊँ कि सरकार जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो वुमेन सेंट्रिक जो भी इश्यूज़ हैं, उसको जब एड्रेस करती है तो एक वोट बैंक की तरफ देखती है, व्हिच इज़ द वुमेन वोट बैंक, ठीक है? और जब भी कोई ऐसी बात होती है कि आदमियों के लिए भी कानूनों की ज़रूरत है या कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, बिकॉज़ दैट्स नॉट अ वोट बैंक फॉर देम। अगर हुँ, आज बात की जाए कि कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, हुँ, तो जितने भी ये जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, हमारी भी कई बार उनके साथ इंटरैक्शन हुई है। हम उनसे ये बोलते हैं कि हम तो जेंडर न्यूट्रैलिटी की बात कर रहे हैं। आप हुँ, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या आप डिमांड कर रहे हैं? आप वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन की ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं। हुँ, आप डिमांड कर रहे हैं कि मैरिज में उनके इक्वल राइट्स हों, हुँ, प्रॉपर्टीज़ में उनके इक्वल राइट्स हों, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको उनको डिग्निटी मिले। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आदमी के भी इक्वल कानून हो। आदमी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो तो उसके लिए भी कानून हो। आदमी के साथ अगर क्रूरल्टी हो तो उसके लिए भी कानून हो। हम ये हुँ, कह रहे हैं कि जस्टिस का कोई जेंडर ना हो। अगर हुँ। एक आदमी विक्टिमाइज़ है तो उसको भी वैसे ही जस्टिस मिले, जैसे एक औरत विक्टिमाइज़ हुई है तो उसको जस्टिस मिल रहा है। दैट इज़ इक्वालिटी इन ट्रू सेंस। ओके। अमित सर एक चीज़ और मेरे को ख़्याल आया। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है ना, 140 करोड़ लोग हैं और ये डिवाइडेड भी है।